बट हमारा सेकेंड टाइप दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बड़ा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये बेसिकली दो शब्दों से बना बेटा, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। मतलब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलाकर हमने बेटा एक नया नाम निकाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हालांकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दे आर मोर और लेस सेम, बट अभी तो बेटा हम ऐसे बोल रहे हैं। बेटा इसमें हम बेसिकली दो फोर्स पढ़ते हैं बेटा, वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स या बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मास था बेटा, वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज है। किसके कारण है ये? तो आप कह सकते हो सर बेसिकली दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। बेटा दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज, ये बेटा चार्ज के कारण है। क्या डिटेल्स हैं इसकी, क्या बातें हैं, बट ऑफ कोर्स हम कभी ना कभी आगे जाके पढ़ेंगे भी, बट एक बार आप मान के चलो बेटा सिर्फ और सिर्फ चार्ज के कारण है। ठीक है। अगली बात यार, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने ये कहा कि वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, वैसे हम यहां पर नहीं कह सकते। यहां पर ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहां पर बड़ा कोई जनरल रूल है नहीं, तो मैं सिर्फ इतना बोल दूं, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बेटा हम ऐसा कोई एडमेंटली नहीं बोल सकते कि अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो हम बहुत ज्यादा इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, चलेगा ना बात। अगली बात बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, कांटेक्ट मतलब बेटा जिसमें बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही होंगी, वो सारे के सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे नेचर के अंदर। धागा खींच रहा होगा किसी ब्लॉक को, तो धागा उस ब्लॉक के टच में है, तो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। तुम किसी ब्लॉक को ऐसे धक्का मार रहे होंगे, तो आपके हाथ में और ब्लॉक के बीच में टच है, तो ऑफ कोर्स बड़ा टच आया, तो कांटेक्ट फोर्स है। और कांटेक्ट फोर्स है तो पक्की बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, आपने ब्लॉक को धक्का दिया, इस ब्लॉक ने आगे वाले ब्लॉक को धक्का दिया। जैसे इस ब्लॉक ने आगे वाले ब्लॉक को धक्का दिया, तो बीच में दोनों ब्लॉक टच हुए। अगर टच हुए तो ये कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स है तो पक्की बात है कि बाय नेचर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जरूर दोनों ब्लॉक के बीच के अंदर जो मॉलिक्यूल्स टच हो रहे हैं वो एक दूसरे पर कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगा रहे होंगे। और अगेन बेटा वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर जस्ट ड्यू टू चार्जेस, एंड एनी फोर्स ड्यू टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो जो भी फोर्सेस ऐसे हों जिनमें कांटेक्ट हो, हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में जो भी कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, जहां पर बॉडीज एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और टच करने के कारण फोर्स लग रहा होगा, बट दैट काइंड ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो बड़ा एक बात लिख सकते हो, ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बड़ा जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। और बड़ा कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर जो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ा जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे पर कुछ इंटरमोलिकुलर इंटरएटॉमिक फोर्सेस लगाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरएटॉमिक फोर्सेस आर ड्यू टू चार्जेस, एंड एनी फोर्स ड्यू टू चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे बड़ा अच्छा कांटेक्ट फोर्सेस का बड़ा अर्थ समझ में आ गया होगा कि कांटेक्ट फोर्सेस बड़ा तब है जब बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही हैं। बड़ा बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही हैं, बड़ा जब बॉडीज एक दूसरे को टच करेंगे बड़ा तभी हम बोलेंगे कि वो कांटेक्ट फोर्स है। हमारे कोर्स में बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, मतलब हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी फोर्सेस हैं वो मोस्टली बेटा या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक था मेन, वो ये था कि अर्थ हम सबको पुल कर रही है mg। उसके अलावा जितने फोर्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे। जैसे मैं एक एक करके आपको एग्जांपल बताता हूं, एक एक करके बेटा मैं एग्जांपल बताता हूं।
सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ये बड़ा ऑर्थोगोनल, एक ही बात बड़ा परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सबसे पहला एग्जांपल जो है वो नॉर्मल फोर्स। एंड नॉर्मल फोर्स बड़ा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स है। कैसे, समझाता हूं। एक बात और बोल दो बेटा, नॉर्मल फोर्स जो होगा वो कभी भी पुल नहीं करेगा बेटा, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुशिंग करेगा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पुश करेगा, कभी भी पुल नहीं करेगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हेडिंग लिखनी है ABC इस तरह से, ठीक है बेटा। पहला हमारे पास नॉर्मल फोर्स। सुनना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। मान लीजिए कि ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने कोई M मास का ब्लॉक रख दिया। जैसे ही बेटा मैंने इस पर M मास का ब्लॉक रख दिया बेटा, ऑफ कोर्स ये ब्लॉक और ये टेबल टच कर रहे हैं दूसरे को, बस हमने दिखाने के लिए हल्का सा ऊपर दिखा दिया। तो इस ब्लॉक को जो अर्थ है, इस ब्लॉक को अर्थ नीचे की तरफ पुल करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसको हम वेट भी कहते हैं। तो जैसे बेटा इस पर फोर्स लगेगा नीचे, इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की। लेकिन जो नीचे वाले टेबल है वो उसको जाने नहीं देगी, बल्कि टेबल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, टेबल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर ऊपर की तरफ बड़ा कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगाएंगे, और उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है, जो रिजल्ट आएगा बड़ा, उसको हम नाम निकाल देंगे नॉर्मल फोर्स, जिसको हम हमेशा N से रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मल शब्द हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो फोर्स है ये हमेशा बड़ा आपकी इस कॉमन सरफेस के बड़ा कैसे दिख जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब नीचे वाले सरफेस ने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया है, एंड नीचे वाले सरफेस ने इस ब्लॉक को जितने फोर्स से पुश किया है, दैट पुश इज नोन एज योर नॉर्मल फोर्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा। मान लीजिए कि ये आपके पास बेटा अर्थ है, अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस पर, ग्राउंड पर एक M मास का स्फीयर पड़ा बेटा M मास का स्फीयर पड़ा है, ये उसका सेंटर है। इस M मास के स्फीयर को अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ। भाई अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगी, उसका काम ही पुल करना है। जैसे अर्थ नीचे की तरफ पुल करेगी, ऑफ कोर्स इस बॉल की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ पर अगर बॉल पड़ी तो ऐसा तो नहीं कि बॉल अंदर धंस जाएगी। जैसे ही वो नीचे जाना चाहेगी बेटा, वैसे ही नीचे वाले सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस बॉल के सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और उन छोटे छोटे पुश का जो रिजल्ट होगा, जो नेट होगा बेटा, उसे हम नॉर्मल फोर्स बोल देंगे। और नॉर्मल फोर्स इस बॉल पर आएगा ऊपर की तरफ, और ये नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स बेटा बॉल के कहां से गुजरेगा, सेंटर से। सर सेंटर से क्यों गुजरेगा बेटा, कहानी यही है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स है ये कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आप जानते हो कि स्फीयर पर हमेशा नॉर्मल कहां से गुजरता है, सेंटर से। मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूं। अगर आपके पास ये स्फीयर है और ये मेरे बच्चे आपके पास नीचे वाले सरफेस है, तो ये फोर्स लगेगा ऐसे, और ये जो फोर्स होगा बेटा, ये पक्की बात है कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक तरह से टेंजेंट है और ये एक तरह से नॉर्मल है। इस तरह से टेंजेंट और इस तरह से नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सर्कल के या स्फीयर के बेटा हमेशा कहां से गुजरता है, सेंटर से। तो अर्थ ने बॉल को ऊपर की तरफ एक पुश दिया है, और इस पुश को मेरे बच्चे क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। बेटा क्या बोल दोगे, नॉर्मल। ये बड़ा हमारा नॉर्मल फोर्स है। हम इसकी और डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन बड़ा अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बताने की कोशिश की है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा इस तरह का एक पुशिंग फोर्स है बड़ा, इस तरह का पुश करने वाला फोर्स है। इसके हम आगे जाके बड़ा और डायग्राम भी बनाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ आपको कन्विंस करने की कोशिश की है कि बेटा इस तरह से सरफेसेस एक दूसरे को अगर धक्का देती हैं तो इस धक्के को बड़ा हम बड़े आराम से नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया बेटा, बाकी अपन हो सकता है कि इनके डायग्राम आगे जाके भी बनाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जैसे बेटा अपना नॉर्मल फोर्स था बेटा, वैसे ही हमारे पास 2-3 फोर्स और है बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का दूसरा पार्ट। बेटा पहला तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हमेशा पुश करेगा। बेटा दूसरा पार्ट टेंशन। टेंशन बोल दो, या बेटा अगर हिंदी में बोलूं
तो बेटा तनाव कह सकते हैं। बेटा किसी रोड में, किसी रस्सी में बेटा कोई खिंचाव, तनाव, उसे बेटा हम टेंशन बोल रहे हैं। अगेन बेटा इसके सवाल हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको बेटा क्या एक्चुअली तनाव है क्या चीज। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये बेटा कोई छत, सीलिंग, और इसके साथ बेटा मैंने एक रस्सी बांध रखी है, और रस्सी के साथ मैंने एक एम मास का ब्लॉक बांध रखा है। बेटा ये तेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ। जिस फोर्स से खींच रही है बेटा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि बेटा वो हमारा एम जी है। इस फोर्स के कारण ये एम मास का ब्लॉक जाना चाहता है नीचे, लेकिन कोई जाने नहीं देगा इसको। कौन नहीं जाने देगा? आप बोले सर रस्सी नहीं जाने देगी, तो पक्की बात है कि नीचे की तरफ अगर एम जी है तो बेटा नीचे की तरफ अर्थ ने पुल किया है, तो ऊपर की तरफ भी कोई ना कोई पुल कर रहा होगा। कौन पुल कर रहा होगा? रस्सी पुल कर रही होगी, और रस्सी जिस फोर्स से पुल कर रही होगी उस फोर्स को मैंने टी बोल दिया है, और ये एक तरह से रस्सी ने ब्लॉक को पुल किया है, और जिस फोर्स से पुल किया बेटा उस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया है? टेंशन। ये जो टेंशन है बेटा यही आपका पुल है। और बेटा आपको इस बात की फील आनी चाहिए कि अगर ये ब्लॉक लटका हुआ नहीं था तो आपकी जो रस्सी थी वो ढीली ढाली पड़ी थी, स्लैक्ड पड़ी थी, लेकिन जैसे आपने ये ब्लॉक लगा दिया बेटा वैसे ही ब्लॉक के नीचे जाने की जो टेंडेंसी थी उसके कारण पूरी की पूरी रस्सी के अंदर एक खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, और उसको हमने टेंशन बोल दिया, और उस टेंशन ने उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच लिया है। उस फोर्स की बेटा जो इस फोर्स की कोशिश क्या है? इस फोर्स की कोशिश ये है कि किसी तरह से एम जी को बैलेंस कर दे और इस ब्लॉक को नीचे गिरने ना दे। तो इसका मतलब रस्सी जो है वो ऊपर की तरफ पुल कर रही है, और रस्सी जिस फोर्स से पुल कर रही है उस फोर्स को हमने नाम निकाल दिया है एमजी, सॉरी टेंशन। बात समझ आ गई? मैं एक छोटा सा काम और करता हूं। बड़ा मान लो कि ये बड़ा फर्श, और बड़ा मेरे पास ये ब्लॉक का मास m, और मैंने एक रस्सी लगा दी ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रिंग है बेटा, ये फर्श है, ये ब्लॉक है, बीच में एक रस्सी है। क्या होगा? इस ब्लॉक को अर्थ खींचेगी नीचे की तरफ mg से। ये ब्लॉक जैसे ही जाना चाहेगा नीचे, रस्सी दिखा देगी ऊपर। नहीं, ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा। अगर ये फर्श है, रस्सी लगा दी है और ब्लॉक यहां पर बांध दिया है, तो जैसे तुम ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक तो गिर जाएगा, रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी। और रस्सी बेटा जैसे ढीली पड़ गई उसमें किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, बल्कि ये जो आपका एम मास का जो ब्लॉक है बेटा ये फ्री फॉल करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपने रस्सी बांध रखी हो या ना बांध रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर क्या इसका मतलब रस्सी ऊपर की तरफ पुश नहीं करेगी एम जी को बैलेंस करने के लिए? नहीं बेटा, रस्सी पुश नहीं करेगी। सर इससे हम ये समझ गए कि रस्सी की जो टेंशन है वो हमेशा पुलिंग है, वो कभी भी पुशिंग नहीं है। रस्सी में टेंशन हमेशा पुल करेगी, कभी भी पुश नहीं करेगी। थोड़ा एक अच्छी बात हमें पता लगी है, टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता था? पुश। रस्सी में जो टेंशन वो हमेशा क्या करेगी? पुल। टेंशन इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज पुलिंग एंड नेवर पुशिंग। बेटा कभी भी पुश नहीं करेगी, हमेशा 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 पुल करेगी। कौन बेटा? रस्सी में जो टेंशन है उसकी बात चल रही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरा एक एग्जांपल देने का मन और है, सुनना बेटा। मान ले कि बेटा ये फर्श, ये ब्लॉक एम मास का, और ये बेटा मैंने रॉड लगा दिया, रॉड। ये बेटा तेरे पास रॉड है बेटा। जैसे ये बेटा क्या नाम है मेरा मार्कर, ये भी रॉड है। एम मास का ब्लॉक रख दिया। जैसे एम मास का ब्लॉक रख दिया, तुम कहानी जानते हो, इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पुल कर रही है बेटा। कितने फोर्स से? mg से। उसके कारण इस एम मास के ब्लॉक की टेंडेंसी है, कोशिश है, इच्छा है किधर जाने की? नीचे जाने की। जैसे ही एम मास का ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, जरा सोचो, एम मास का ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, एम मास का ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, तो ये जो रॉड है बेटा,
रस्सी नहीं है, रॉड ऊपर की तरफ पुश कर देगा, और रॉड जिस फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करेगा उस फोर्स को बेटा मैं एक बार अगेन टी से लिख रहा हूं, और ये रॉड ने किया है पुश, ये रॉड ने किया पुश, और ये रॉड ने पुश किया है बेटा, ये ऑब्वियस बात है कि उस एमजी को बैलेंस कर लेगा और इस ब्लॉक को नीचे गिरने नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो रॉड है वो पुश कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, रॉड पुल भी कर सकती है और रॉड बेटा पुश भी कर सकती है। स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करेगी, पुल करेगी, पुश नहीं करेगी। थोड़ा अगले पॉइंट बेटा मेरे पास ये है कि जब भी कभी सवाल में आ जाए कि रॉड है तो आप कह सकते हो कि रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश। हमारी जो बेटा रस्सी थी बेटा वो सिर्फ और सिर्फ पुल कर रही थी, बेटा रॉड पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है। तो टेंशन जो है बेटा, टेंशन जो है ये आपके इस रॉड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, और जो आपके जो ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनके बीच का इंटरेक्शन है, और उनके बीच के इस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के पीछे मेन कारण कौन है। तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स मेन कारण तो चार्ज पार्टिकल्स है, और अगर चार्ज पार्टिकल्स कारण है तो पक्की बात है कि बेटा ये किस कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ या बेटा ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ। आप बोलो सर ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल के कारण, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ। तो बेटा ये हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही रहेगा। आगे चलिए बेटा, आगे चलिए, नेक्स्ट इज बेटा टेंशन में मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा। टेंशन इन रॉड बताई बेटा, टेंशन इन स्ट्रिंग बताई। याद क्या किया आप लोगों ने, रस्सी में टेंशन सिर्फ और सिर्फ खींचेगी, रॉड में पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। बेटा एक और स्प्रिंग की कहानी भी देख लेते हैं। हालांकि बेटा हम स्प्रिंग की कहानी को भी आगे जाकर डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे, लेकिन मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा किस किस टाइप के फोर्स हैं। स्प्रिंग की अगर बात करूं तो देखना बेटा, अगर ये फिक्स्ड एंड है और बेटा ये आपके पास कोई स्प्रिंग है और ये एम मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। आपको बड़ा हल्का फुल्का इस बात का आइडिया है कि अगर मैं स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच लूं, अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करूं, तो ऐसे केस में स्प्रिंग जो होगी वो अपनी तरफ खींचेगी। जिस फोर्स से खींच रही है उसको मैंने टी लिख दिया है, और मैं जानता हूं कि इट इज सम काइंड ऑफ पुल, इट इज सम काइंड ऑफ पुल। इसका क्या फॉर्मूला है, क्या कहानी, वो बात की बात है। दिस पुल इज बेसिकली टेंशन, दिस इज टेंशन इन स्प्रिंग। बड़ा ये बिल्कुल टेंशन वैसे ही जैसे बेटा आपकी रस्सी में थी बेटा, वैसे आपके स्प्रिंग में है। यही कहानी बेटा एक और, अगर मैं कहूं कि बेटा मेरे पास ये आपकी स्प्रिंग, ये एम मास का ब्लॉक बेटा मैंने अंदर की तरफ पुश कर दिया है एक्स डिस्टेंस, तो ये जो स्प्रिंग होगी बेटा इस ब्लॉक को बाहर की तरफ धक्का देगी, और जिस फोर्स से धक्का देगी बेटा उसको टी बोल दिया है। ये टी बेटा आपकी टेंशन है, मगर बेटा इस बार ये पुल नहीं बेटा, क्या है, पुश। एंड दिस काइंड ऑफ टेंशन इज ऑफ कोर्स पुशिंग इन दिस नेचर, एंड दिस टेंशन इज वेरी मच सिमिलर टू द टेंशन ऑफ द रॉड। रॉड बेटा पुल भी कर सकती थी, पुश भी कर सकती थी, उसी तरह से आपकी स्प्रिंग जो है वो पुल और पुश कुछ भी कर सकती है। अगर आपने स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाने की कोशिश की तो घटाने के लिए खींचेगी, और बेटा अगर घटाने की कोशिश की तो बेटा बढ़ाने के लिए पुश करेगी। तो स्प्रिंग कैन पुल एज वेल एज पुश। बेटा आप कह सकते हो कि स्प्रिंग कैन पुल एज वेल एज पुश। बेटा स्प्रिंग पुल भी कर सकती है, बेटा पुश भी कर सकती है, और स्प्रिंग के इस पुल पुश को अगेन बेटा हम नाम निकाल देंगे, क्या, टेंशन इन स्प्रिंग। रस्सी का जो पुल था उसका नाम निकाल दिया टेंशन इन स्ट्रिंग, और रॉड के पुल पुश का नाम निकाल दिया टेंशन इन रॉड। हर बार बेटा इस तरह से टेंशन शब्द यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इस बात को। हम बेटा अगेन सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनको हम आगे जाके और डिटेल में भी देखेंगे। आगे चलिए बेटा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के दो एग्जांपल देखे बेटा, कौन से, नॉर्मल फोर्स, टेंशन में तीन एग्जांपल देखे, कौन से बेटा, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन रॉड, और बेटा आखिर में क्या था, टेंशन इन स्प्रिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बेटा एक एग्जांपल और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का एक एग्जांपल और है जो हमारे काम का है बेटा, जो हमारे काम का है, ऐसा नहीं बेटा काम का नहीं है बेटा, जो हमारे काम का है, दैट इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स बेटा, दैट इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन बेटा मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं बेटा किस किस तरह के फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हम पूरा का पूरा अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का अगला चैप्टर का नाम ही बेटा क्या है, फ्रिक्शन। अभी थोड़ा सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जिस तरह से बेटा हमारा नॉर्मल फोर्स
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता था बेटा, वैसे ही आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो बड़ा कांटेक्ट में है उनके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। अच्छी बात बेटा, अगेन है बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। एक बात है बेटा, जैसे मान लीजिए कि बेटा मेरे पास एक सरफेस ये, एक बेटा उसके ऊपर ब्लॉक ये, और इनके बीच जो सरफेस है वो अच्छी खासी रफ है। अगर इस ब्लॉक के पास बेटा वेलोसिटी होगी सामने की तरफ, तो इस ब्लॉक के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स और इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे पर नॉर्मल डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएंगे और साथ ही साथ इस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाएंगे। बेटा दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन जो फोर्स, बेटा दिस फोर्स इज नोन एज योर फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा इसका क्या फॉर्मूला है, क्या बातें हैं बेटा, वो अलग से पूरा चैप्टर है। बट दिस फोर्स इज ऑल्सो बेटा योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज बाय वर्च्यू ऑफ कोर्स बेटा कौन से अपने intermolecular forces. Intermolecular forces are again due to charges and any force due to charges are obviously बेटा क्या, electromagnetic in nature। तो बेटा ये जो frictional force है बेटा ये भी हमारा electromagnetic in nature है। तो कोई पूछे कि electromagnetic forces के क्या क्या एग्जाम्पल हैं हमारे अभी तक के सिनारियो में, तो आप बोल सकते हो कि सर नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और बेटा क्या, टेंशन। टेंशन तीन तरह की बेटा, कौन सी, स्प्रिंग की, स्ट्रिंग की और रॉड की। ये बेटा हमारे एग्जांपल्स हैं। ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना बेटा, इसका नाम एक और है बेटा, इसका नाम है शेयर डायरेक्शन। बेटा कभी ये नाम अगर आ जाए ना तो बेटा आप इसको शेयर डायरेक्शन में कह सकते हो। टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलना और बेटा शेयर डायरेक्शन बोलना एक ही बात है, इसलिए कई जगह बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को शेयर फोर्स भी लिखा रहता है। तो यू मस्ट नो कि ना एग्जैक्टली कहां से आया। ये बेटा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स थे और आपने बेटा इस बात को देखा, समझा कि हमारे चैप्टर के अंदर अधिकतर जो फोर्स होंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होंगे। और प्रीडोमिनेंटली तो बेटा कहा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक होगा बेटा, कौन सा, कि हमें अर्थ ने कितने फोर्स से पुल कर रखा है एंड दैट्स इट बेटा, वही है। बाकी सब तो ठीक है, सब मैनेज हो जाता है। आगे चलिए बेटा, थर्ड न्यूक्लियर फोर्स। मैं बेटा बहुत ही क्लियर कर दूं इस बात को कि इस टॉपिक का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक बार हेडिंग लिख दी फोर्स, तो मेरा बेटा ऐसे ठीक है, मतलब ठीक है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सारे फोर्स बताऊं। न्यूक्लियर फोर्स हल्का फुल्का कभी ना कभी बेटा 12th क्लास के लास्ट में फिजिक्स में आएगा, मैं फिर भी उसकी हल्की सी बात बता रहा हूं, सुनना बेटा। जैसे आपको बेटा हो सकता है कि हल्का फुल्का पता हो कि एक साइंटिस्ट थे बेटा रदरफोर्ड, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की एंड दे फाउंड आउट कि न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर जो सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े। बेटा कौन पड़े, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन को स्मॉल एन लिख देता हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, स्मॉल एन। ऐसे बड़ा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पड़े। छोटी सी बड़ा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की बड़ा खुद की साइज जो होती है वो इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होती है, मतलब बहुत छोटी साइज होती है। न्यूक्लियस की जो रेडियस वगैरह होती है बड़ा इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। बड़ा 10⁻⁻15 मीटर को आप फर्मी भी कह सकते हो, ठीक है। इतनी कम जगह के अंदर बड़ा एक प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पड़े। अब ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन पड़े हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन बाय वर्च्यू ऑफ देयर चार्ज एक दूसरे पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बेटा K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। अब ये R बेटा इतना छोटा है, इतना छोटा है। देखो बेटा न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में है, तो ये जो सेपरेशन है बेटा ये तो 10⁻⁻15 मीटर से भी छोटा हो सकता है।
तो ये R इतना छोटा है कि फोर्स तो अच्छा खासा आता है। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स पड़े हैं वो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं भयंकर तरीके से और अच्छे खासे फोर्स से, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ऐसे रेपेल करते रहे तो बेटा ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मारकर बाहर निकल जाएंगे, और अगर बाहर निकल जाएंगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, और अगर न्यूक्लियस टूट जाएगा तो हमारा एटम भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और एटम अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो ऑफ कोर्स द यूनिवर्स विल नॉट बी द वे वी सी इट। हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस नहीं टूटता है। अगर न्यूक्लियस टूटता तो एटम नहीं होता, एटम नहीं होता तो ऑफ कोर्स बेटा यूनिवर्स वैसा नहीं होता जैसा हम उसको देख रहे हैं, टूटता नहीं है। दूसरा टूटता नहीं तो क्या हो गया बेटा, टूटता नहीं, इसका मतलब पक्की बात है कि बाहर की तरफ जो रिपल्सिव फोर्स है उनको बैलेंस करने के लिए अंदर बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन सबको बैलेंस करने के लिए जरूर बेटा अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आ रहा होगा, और ये जो फोर्स आ रहा होगा बेटा दिस फोर्स इज नोन एज योर न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा किसी न किसी फोर्स से, और जिस फोर्स से बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। और जरूर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारे उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा बैठ रहा होगा बेटा, तभी तो ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से स्टेबली बैठे हैं। क्या सर ये न्यूक्लियर फोर्स हमेशा लगता है? नहीं बेटा, हमेशा नहीं लगता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये न्यूक्लियर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ तब लगेगा जब उनके बीच में सेपरेशन बहुत कम हो। रफली ऐसे बोल दूं कि सेपरेशन बेटा इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी हो। फर्मी मतलब बेटा 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स विल एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बड़ा ठीक है। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना, ये लिख दूं, इट एक्ट्स ओनली इफ सेपरेशन इज in the order of 10⁻⁻15 मीटर। बेटा 10⁻⁻15 लिख दो, या बेटा ऐसे बोल दो कि सेपरेशन इज इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी और इवन लेस। बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी। और एक बात और बेटा, हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है यही हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मेन कारण है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे जो मेन कारण है बेटा वो आपका न्यूक्लियर फोर्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। हल्का फुल्का बेटा क्या न्यूक्लियर फोर्स है, हालांकि हम ऑब्वियस बात है क्लास 12 के न्यूक्लियर फोर्स को और भी बड़े तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन तब भी फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे अपन उसका। हो सकता है बेटा कभी IIT वाईटी चले जाओ तो फिर भी थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ लो, लेकिन बेटा तब भी अपन फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। तब भी बेटा हो सकता है कि इस न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो एनर्जी आती है उस पर ज्यादा काम करें और फोर्स के फॉर्मूले पर काम कम करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग था। बेटा नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल बेटा हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में एक बात बोल दूं कि एक रिएक्शन आएगी बेटा शायद केमिस्ट्री में कभी ना कभी, कि न्यूट्रॉन जो होगा इट विल डिसोसिएट इनटू, न्यूट्रॉन विल डिसोसिएट इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। बेटा एंटी न्यूट्रिनो कोई बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं। द न्यूट्रॉन विल डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो न्यूट्रॉन का टूटना है बेटा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इतना ही जानने की जरूरत है, और कुछ चीजें में जानने की जरूरत नहीं है, हमारे कभी काम नहीं आएगा। दिस इंटीग्रेशन बेटा डिसइंटीग्रेशन बेटा टूटना, दिस इंटीग्रेशन इज ड्यू टू weak
न्यूक्लियर फोर्सेस, बड़ा ये वीक। अगेन बेटा ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, बड़ा लार्जर सेपरेशन से बड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लगेंगे। आई होप दैट्स ओके। थोड़ा ये कहानी थी बेटा हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस हैं, किस किस टाइप के हैं। हमने सवाल बड़ा करना स्टार्ट ही नहीं किए, बड़ा सिर्फ देखते रहे कि फोर्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 मेन लॉज हैं। पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा इनर्शिया क्या है उसको भी देखते हैं और जो लॉ है उसको भी देखते हैं। तो सुनिए बेटा, सबसे पहले इनर्शिया डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बेटा एक बार इनर्शिया डिफाइन करते हैं। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी अपने मोशन में चेंज को रजिस्ट करती हो, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। कोई बॉडी अपने मोशन के चेंज में ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी और कोई बॉडी बेटा ऐसी होगी बेटा जिसमें मोशन के चेंज में रेजिस्टेंस कम आएगा। मतलब किसी बॉडी के मोशन को चेंज करना आसान होगा बेटा, किसी बॉडी के मोशन को चेंज करना मुश्किल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं बेटा, अगर मान लीजिए कि एक स्मॉल एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास बेटा सामने की तरफ बेटा वेलोसिटी है v, ठीक है ना। मुझे इसको रोकना है, मुझे इसके मोशन में चेंज करना है, मुझे इसको रोकना है और रोक कर बेटा मुझे इसकी फाइनली बेटा मान लीजिए कि वेलोसिटी कर देनी है इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 कर देनी है। तो मुझे इसमें मोशन में चेंज करना है, ठीक है बेटा। अब ऑफकोर्स ये बॉडी जो है मोशन का जो चेंज है वो उसको रजिस्ट करेगी, लेकिन ये बॉडी हल्की है बेटा इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा। इसकी बजाय बेटा मान लीजिए कोई भारी ऑब्जेक्ट होती, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट होती जिसका मास बेटा मान लीजिए कैपिटल M है और उसके पास बेटा वेलोसिटी v है। मुझे इसकी वेलोसिटी को भी फाइनली 0 करना है, मुझे इसके मोशन को भी उतना ही चेंज करना है जितना चेंज इस स्मॉल m को किया था। बट वी नो इट वेरी वेल कि इस छोटी बॉडी को रोक पाना आसान है और इस बड़ी बॉडी को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका मतलब इसने भी अपने मोशन के चेंज को रजिस्ट किया है, इसने भी अपने मोशन के चेंज को रजिस्ट किया है, लेकिन इस छोटी बॉडी ने रेजिस्टेंस कम दिखाया है और इस बड़ी बॉडी ने बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाया है। इट मींस दैट दिस हैवियर ऑब्जेक्ट हैव हायर रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन एंड दिस स्मॉल बॉडी आल्सो हैव रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन। बेटा इसका मोशन चेंज अगर करने की कोशिश करोगे तो बेटा ये भी रेजिस्टेंस दिखाएगी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस मुकाबले में कम होगा। ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी बॉडी का अपने मोशन में चेंज को लेकर बेटा दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया। और सीधी बात है कि जितना ज्यादा मैटर होगा, जितना ज्यादा मास होगा बेटा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। 10 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ साइकिल आ रही हो उसको रोक दो, या 10 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ ट्रक आ रहा हो उसको रोक दो। दोनों को ही बेटा अगर तुम 10 मीटर पर सेकंड से अगर 0 मीटर पर सेकंड अगर करना चाहोगे तो दोनों ही इतनी आसानी से नहीं होंगे, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। बट ऑफ कोर्स साइकिल को रोक पाना आसान है और बड़ा ट्रक को रोक पाना ऑफ कोर्स मुश्किल है। तो बड़ा ट्रक जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अपने मोशन में चेंज को लेकर एंड ऑफ कोर्स ट्रक हैज हायर मास, ट्रक हैज हायर मैटर, ज्यादा बड़ा उसके पास मास है, ज्यादा मैटर है, ऑफ कोर्स उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it has some resistance to change its motion। बड़ा मोशन में जो भी चेंज है उसको रजिस्ट करता है। बॉडी ये चाहती है कि उसका जैसा मोशन चल रहा है वैसे चलता रहे। अगर आप उस मोशन में कोई चेंज क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो बॉडी हमेशा उस चेंज को रजिस्ट करेगी, उस चेंज को अपोज करेगी। बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी कि जो उसका मोशन है वो मोशन वैसा का वैसा ही रहे
अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही है तो बॉडी बेटा 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में ही जाना पसंद करेगी। अगर उसके वेलोसिटी को अगर आपने चेंज करने की कोशिश की, उसके मोशन को अगर आपने चेंज करने की कोशिश की, तो बॉडी बेटा उसको अपोज करेगी, एंड दिस अपोजिशन इज नोन एज योर इनर्शिया। तो बेटा मैंने एक लाइन लिखी बेटा, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट हैज सम रेजिस्टेंस टू अपोज इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन। बेटा मैं एक बात और लिख सकता हूं, higher the mass, more will the body oppose to change its motion। बड़ा अपने मोशन में चेंज को उतना ही ज्यादा वो रेजिस्ट करेगी। कौन? बड़ा बॉडी। आप ऐसा कह सकते हो इस केस में तो कि बेटा इनर्शिया जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा बेटा मास होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। बल्कि बेटा हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर बेटा जब तक रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं हो जाता हम तो ये मान के चलेंगे कि इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। बेटा हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। बेटा ये हमारे पास छोटी सी कहानी है इनर्शिया को लेकर। बेटा मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि हर बॉडी चाहती है कि उसका जो मोशन है वो बेटा चेंज ना हो। अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो रेस्ट पे पड़ी रहे, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जाती है तो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जाती रहे, तब तक बेटा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। दिस इज नोन एज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और दूसरी बात बेटा हर बॉडी रेजिस्टेंस दिखाएगी उसके मोशन में चेंज को लेकर, और रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसका मास होगा। थोड़ा सुनिएगा अगली बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ states that an object always wants to maintain its uniform motion or rest until some external force is applied to act otherwise। ठीक है ना, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो हर बॉडी बेटा अपने यूनिफॉर्म मोशन से ही चलना चाहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करना चाहेगी बेटा, तब तक जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। अब अगेन जब आप एक्सटर्नल फोर्स भी लगाओगे तो कोई बॉडी ऐसी होगी जिसके मोशन को चेंज करना आसान होगा, कोई बॉडी ऐसी होगी जिसके बेटा मोशन को चेंज करना मुश्किल होगा। जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके मोशन को चेंज करना आसान होगा, और हम ये कहेंगे कि इन बॉडीज का इनर्शिया कम है। कुछ बॉडीज ऐसी होंगी बेटा जिनके ऑफ कोर्स मोशन को चेंज करना मुश्किल होगा, हम उनके लिए कहेंगे उनके पास मैटर ज़्यादा है, मास ज़्यादा है और उनके पास इनर्शिया ज़्यादा है। आप ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा एक लाइन और, on applying force, some objects may change their motion easily. It means that they have लेस मास। ये तो बेटा ऐसे बोल दो, ये बेटा ऐसे बोलते ना कि दे हैव लेस इनर्शिया। दे हैव बेटा लेस मास और बेटा दे हैव लेस इनर्शिया। एंड ऑफ कोर्स बेटा ऑन अप्लाइंग सम फोर्सेस सम ऑब्जेक्ट्स मे चेंज देयर मोशन नॉट सो इजीली। अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है, बेटा मैं ऐसे अलग से लिख रहा हूं, ऑन अप्लाइंग सम फोर्स सम ऑब्जेक्ट्स में चेंज देयर मोशन नॉट सो इजीली। बेटा उन पर
अगर मोशन चेंज करना है थोड़ा उतनी आसानी से उनका मोशन चेंज नहीं होता। इट मीन्स दैट इसका इन्फरेंस ये निकला कि दे हैव large mass, they have large inertia, they have large mass and they have large inertia। एक ही बात है बेटा, दोनों को कैसे बोल दो कोई इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये छोटी सी बात थी। पहली बात बेटा आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी बॉडी वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक बेटा आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो बेटा बॉडी रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। और बेटा लगा भी दोगे तो किसी बॉडी का मोशन चेंज होना आसान है, तो हम बोलेंगे कि उनके पास कम इनर्शिया है, कम मास है। कुछ बॉडीज ऐसी होंगी बेटा जिनके मोशन को चेंज करना मुश्किल है, तो बेटा हम कहेंगे उनका मास ज्यादा है, उनका इनर्शिया ज्यादा है। दिस इज अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा पॉइंट है बेटा, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, याद रखना बेटा इसको। इनर्शिया वाली टर्म भी बड़ा आपको याद रखनी कि हाँ इनर्शिया को कोई आपसे अर्थ पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इनर्शिया एग्जैक्टली क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। बेटा हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा कहता है कि यार कोई भी जो बॉडी है उसका जो मोमेंटम जो है उसके चेंज होने की रेट हमेशा फोर्स के इक्वल होगी। कैसे बेटा, क्या मोमेंटम है, क्या फोर्स है, सारी बात बेटा हम बड़े आराम से देखते हैं। हालांकि न्यूटन सेकंड लॉ को बेटा हमने हल्का सा मॉडिफाई किया है। एग्जैक्टली न्यूटन ने जैसा कहा उसको बेटा हमने हल्का सा मॉडिफाई किया है। हम ये कह रहे हैं, सुनिए बेटा, पहली बात पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मोमेंटम क्या है। सुनना बेटा, मोमेंटम क्या है। अगर आपके पास कोई m मास की ऑब्जेक्ट है और इस m मास की ऑब्जेक्ट के पास अगर बेटा v वेलोसिटी है, देन वी डिफाइंड मोमेंटम एज p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू वी वेक्टर। ठीक है बेटा, नाउ आई एम सेइंग दैट कि इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए, इस मोमेंटम को बदलने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा और जो फोर्स होगा ये हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। बेटा इस बात को देख लेंगे। सबसे पहले बेटा मोमेंटम के बारे में एक दो बातें देखिए। बेटा मास इनटू वेलोसिटी, मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी यूनिट क्या होगी तो आप बोलोगे सर मास की तो केजी और वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड। मैं बेटा आपसे पूछूं डायमेंशन क्या होगी तो आप बोलो सर मास की तो कैपिटल M है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, टाइम t है। तो आप कह सकते हो कि सर अगर डायमेंशन लिखनी होगी तो मास की तो कैपिटल M, वेलोसिटी की हम पहले भी सीख चुके हैं, दैट इज LT-। आगे चल बेटा, ये वेक्टर है या स्केलर है तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि वेक्टर इनटू स्केलर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए वेक्टर। वो भी बेटा ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन बेटा देखना, मेरे बच्चे बोले सर मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सर मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जिस तरफ आपकी बेटा वेलोसिटी है उसी तरफ आपका मोमेंटम है। तो आप कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन के लिए इट इज ऑलवेज अलोंग वेलोसिटी। बेटा ये वेलोसिटी की तरफ, बेटा ये हमेशा वेलोसिटी की तरफ है, इट इज ऑलवेज अलोंग वेलोसिटी। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया बात है, इससे बड़ा हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा हमारे न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। मतलब सेकंड लॉ है क्या? सेकंड लॉ ये कहता है कि इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए और जो फोर्स होगा वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। थोड़ा सुनिएगा, फोर्स is required to change the momentum, पहली बात बेटा। और दूसरी बात, फोर्स इज इक्वल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बड़ा वो फोर्स जो है वो मोमेंटम के चेंज होने के रेट के बराबर होगा। ठीक है ना, इस बात को बड़ा हम बड़े आराम से देखते हैं क्या अर्थ है, बड़ा सुनिएगा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई कुड से कि बेटा चेंज इन मोमेंटम इज लेट्स से dp एंड बेटा लेट्स से टाइम इज dt। तो बेटा फोर्स कैन बी रिटन एज dp बाई dt। कैसे बेटा सुनिएगा, मान लीजिए बेटा किसी t टाइम पर आपकी जो बॉडी है उसका बड़ा मास m है, वेलोसिटी v है और इनिशियल मोमेंटम बड़ा मान लीजिए है p वेक्टर। थोड़े टाइम बाद t प्लस dt टाइम बाद इस पार्टिकल के पास बड़ा मोमेंटम मान लीजिए है p प्लस dp। बड़ा ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बड़ा कई तरीके से हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, कैसे भी हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक आपने बोल रखा है कि फोर्स इज सिंपली चेंज इन मोमेंटम, बट दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज dp डिवाइड बाई यहां से यहां तक कितना समय लगा, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऊपर बड़ा टाइम टेकन नीचे। बड़ा ये हमारे फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है। बड़ा अगर मान लीजिए कि कभी हमसे एवरेज फोर्स पूछा गया तो बड़ा हो सकता है कि उस केस में बड़ा टाइम इंटरवल बढ़ा लिया जाए और हमें कहा जाए कि इसको हल्का सा चेंज कर दो और लिख दो कि दैट इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो बड़ा dp बाई dt बोल देना, और अगर एवरेज फोर्स पूछे तो आप उसको डेल्टा p बाई डेल्टा टी लिख देना, दिस इज योर एवरेज फोर्स। चलेगा बेटा इस तरह से। तो यहां से बड़ा फोर्स के बारे में कुछ पता लगता हो तो बड़ा देखो आपको सिर्फ वही सब बातें पता रहेंगी जो मैंने पहले से लिख रखी है। बड़ा फिर से लिख लेते हैं। पहली बात, वेक्टर डिवाइड बाय पॉजिटिव स्केलर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी ए वेक्टर। तो आप बोलोगे सर फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बड़ा बिल्कुल सही बात है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अगली बात, dt या डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि फोर्स जो होगा वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम की तरफ होगा, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्शन के लिए ऑलवेज अलोंग चेंज इन मोमेंटम। बड़ा मोमेंटम के चेंज की तरफ होगा। अगली बात बड़ा यूनिट, आप बोले सर इसकी यूनिट में निकाल चुका था, मोमेंटम की यूनिट आई थी बेटा केजी मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। तो बेटा मेरे ख्याल से यूनिट आ गई है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। हम पहले भी देख चुके बेटा इसको, फिर है ना। मैं पूछ बड़ा डायमेंशन क्या होगी, आप बोले सर ऊपर तो मोमेंटम है, मोमेंटम की डायमेंशन तो हमने याद कर रखी है ml t-1, उसको एक t से और डिवाइड कर दिया तो ml t-2। दिस इज अवर फोर्स। बड़ा ये अपना फोर्स है। तो फोर्स इज बड़ा सिंपली डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी लिख दो अगर एवरेज फोर्स निकालना है। इंस्टेंटेनियस अगर फोर्स निकालना तो दैट इज dp बाई dt। ये बेटा हमारा फोर्स है। यहां से बेटा मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं बेटा, आपसे बेटा एक दो सवाल पूछ रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा। बेटा लिखिएगा सवाल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg has a velocity v equals to 2t square I cap plus 5t j cap plus 10 k cap मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। फाइंड force on it at any time t। दूसरा बड़ा force on it at t
इक्वल टू 2 सेकेंड। तीसरा, फोर्स एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। चलिए बेटा, सबसे पहले हमें मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मोमेंटम निकालने के बाद बेटा हम जाके ये फोर्सेस वगैरह निकाल पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले मोमेंटम लिखिए। तो आप बोलो सर मोमेंटम इज वेरी इजी। मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मास है 2 kg मल्टीप्लाइड विथ 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप प्लस 10 k कैप मीटर पर सेकेंड। बेटा मेरे पास आंसर आ गया 4t स्क्वायर, ओ सॉरी 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप plus 20 k cap and the unit is of course kg meter per second. But this is the momentum. Is momentum changing with time? Of course, but it is a function of time. It is changing with time. हमसे पूछा गया किसी टाइम पर फोर्स। बेटा किसी टाइम पर पूछा गया तो इंस्टेंटेनियस पूछा गया है, एवरेज पूछा गया। आप बोल सर ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछा गया तो आप बोल सकते हो कि सर दैट इज सिंपली dp by dt। डिफरेंशिएट द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा 4t स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 8t आई कैप, ये आएगा बेटा 10 जे कैप, 20 तो बेटा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल आएगा 0 k कैप। यूनिट आ जाएगी बेटा आपके kg मीटर पर सेकंड अपॉन बेटा dt इज इन सेकंड, तो आ जाएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। ये बेटा हमारे पहले वाले सवाल का आंसर। बेटा दूसरे वाले सवाल में पूछ रहा कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर फोर्स बताओ कितना होगा। आपको सर वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ t को 2 रखना है और t को 2 रखने पर हमारे पास आ गया फोर्स इक्वल्स टू क्या बेटा 16 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन। थर्ड, बेटा मुझसे पूछा कि t इक्वल टू 5 सेकंड पर फोर्स कितना होगा। बेटा वेरी इजी, t इक्वल टू 5 रख दो। बेटा t इक्वल टू 5 रखते बेटा फोर्स की वैल्यू आ गई कि 5 सेकंड पर आपके पास जो फोर्स है बेटा दैट इज 4t आई कैप प्लस 10 जे कैप। ऑफ कोर्स बेटा यूनिट विल बी न्यूटन। इस तरह से बेटा आप बड़े आराम से किसी भी टाइम पर फोर्स अच्छे से लिख सकते हो। तो मेन चीज बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका मोमेंटम लिखना। मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस फोर्स आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूँ, सिर्फ एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क बताने के लिए, बड़ा बाकी और कोई रोल नहीं है। सुनेगा बेटा, अगर कोई हमसे ये सवाल पूछ ले, बेटा आप सवाल सुनना, बाकी सारी कहानी बेटा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सारा सिचुएशन सारी कंडीशंस बेटा एग्जैक्टली सेम। एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूं बेटा आप लोगों से। दिस इज योर फोर्थ, फाइंड एवरेज फोर्स। जैसे एवरेज फोर्स पूछा ना, अब ये नहीं पूछ सकते कि बताओ इस टाइम पर एवरेज फोर्स कितना है। जब भी एवरेज पूछेंगे तो टाइम नहीं देंगे, टाइम इंटरवल देंगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, तो फाइंड एवरेज फोर्स इन टाइम इंटरवल t is equals to 0 seconds to t equal to 5 seconds। बेटा t is equals to 0 सेकेंड से लेकर t is equals to 5 सेकेंड तक एवरेज फोर्स कितना है। जैसे बेटा आपने कहा कि सर एवरेज फोर्स पूछ रहे हैं, वैसे बेटा मैंने कह दिया कि बेटा एवरेज फोर्स इज ऑफ कोर्स नॉट डेल्टा p बेटा, सॉरी बेटा नॉट dp बल्कि डेल्टा p, नॉट dt बल्कि बेटा क्या डेल्टा t। डेल्टा t इज टाइम टेकन, टाइम टेकन बेटा 0 से लेकर 5 सेकेंड तक टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स 5 सेकेंड्स। डेल्टा p इज ऑफ कोर्स बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा मैंने जानबूझ के P5 और P0 लिखा है, मतलब मोमेंटम एट t इक्वल टू 5 एंड मोमेंटम एट t इक्वल टू 0। तो 5 सेकेंड पर मोमेंटम कितना है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 5 रख दो। 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 25, 25 इंटू 4 कितना आ गया 100 आई कैप प्लस 40 जे कैप, और सर 5 रखना है तो 50 जे कैप प्लस 20 के कैप। ये बेटा आपका 5 सेकंड पर मोमेंटम है। बेटा t इक्वल टू 0 पर मोमेंटम कितना है, आप बस 0 रखोगे तो ये भी नहीं पड़ गया, ये भी नहीं पड़ गया, सिर्फ और सिर्फ 20 के कैप है।
बेटा मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, 20 के कैप 20 के कैप बेटा माइनस हो गया और हमारे पास आ गया, बेटा बोलना क्या आ गया अपने पास, बेटा हमारे पास आ गया, लेट्स सी बेटा बताना, नीचे तो 5 सेकेंड और ऊपर P फाइनल माइनस P इनिशियल आ गया 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप। बेटा मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करो तो मोमेंटम ही आएगा, तो यूनिट बेटा आपके पास वही आएगी केजी मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास बेटा कुल मिलाकर आंसर आ गया है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज बेटा क्या, न्यूटन। तो बेटा हमारे पास एवरेज फोर्स आ गया 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन, ये एवरेज फोर्स। तो बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे कि एवरेज मतलब क्या हो गया और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो गया। इंस्टेंटेनियस मीन्स डीपी बाई डी और एवरेज मीन्स बेटा क्या, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा हमारे जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है इसको बड़ा थोड़ा सा और कुरेदते हैं, इससे कोई अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है उसको देखते हैं। बेटा सुनिएगा, हमारे पास बेटा मेरे ख्याल से अरेंजमेंट ऐसा है, हमारे पास फॉर्मूला ऐसा है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू डीपी बाई डी। डीपी बेटा कैन बी रिटन एज मास इंटू वेलोसिटी को मुझे डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, कर देंगे। मास को बाहर निकाल लो और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, प्लस बेटा वेलोसिटी को बाहर निकाल दो और अब मास का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। बट वी नो इट वेरी वेल कि हमारे अक्सर सवालों के अंदर मास तो फिक्स रहता है। भाई किसी ब्लॉक पर धक्का लगा दिया, पुल कर दिया, पुश कर दिया तो मास थोड़ी चेंज होगा, और अगर मास चेंज नहीं होगा तो हम जानते हैं कि बेटा आपका dm बाई dt तो जीरो होगा। मैंने जानबूझ के बेटा ये dm बाई dt लिखा और फिर जीरो किया, वो इसलिए कि हो सकता है कि हम आगे जाकर किसी चैप्टर में देखें कि कोई सिस्टम ऐसा है जिसका मास वेरी कर रहा हो, और अगर उस दिन बेटा मास वेरी करेगा बेटा उस टाइम पर हम इस dm बाई dt को जीरो नहीं लिखेंगे, बल्कि जो होगा वो लिखेंगे और क्या। लेकिन हमारे फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला है नहीं बेटा, अभी हम कोई वेरिएबल मास सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, और एक बार हम अगर वेरिएबल मास सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, मास अगर फिक्स है तो dm बाई dt की वैल्यू बेटा आपकी तो जीरो आएगी। तो चलने दें, तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास आ गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू dv बाई dt। वी नो दिस dv बाई dt वेरी वेल, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमारा जो सेकंड लॉ है उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है बड़ा वो है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन बेटा उसी तरफ आपका फोर्स है। एक बात हो बेटा, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन को ही गवर्न करेगा, या आपस में ऐसे गवर्न होंगे। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज ऑलवेज इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के फोर्स को देखो और किसी को मत देखो। मैं कह सकता हूं कि फोर्स अलोंग जेड एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। इसी तरह से आपको एक्स वाई जेड बोलना पसंद ना हो, मैं अलग तरीके से बोलता हूं, सुनना बेटा। फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कल को अगर किसी ब्लॉक का अगर मुझे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चाहिए होगा तो मुझे दुनिया भर के सारे फोर्सेस में इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस में ही इंटरेस्ट है। मान लो परसों मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, तो बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। मान लीजिए बेटा कभी किसी सवाल के अंदर इंक्लाइंड प्लेन है तो फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरफ? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग।
ये बड़ा ऐसे ही बात तो एक ही, वो लिखने की स्टाइल से ऐसे मैंने बता दी है। तो जिस भी तरफ आप बेटा न्यूटन से लगा रहे हो, बेटा ध्यान रखें कि जिस तरफ का फोर्स है वो उस तरफ का ही एक्सेलरेशन देगा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्सेस को ही देखें। अगर आपको बेटा जी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को ही देखें। ठीक है ना, समझ गए इस बात को? बहुत ही ट्रिवियल सी बात थी, आई होप यू गेट द पॉइंट। बट दिस इज अवर फोर्सेस। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज, बेटा मिटा रहा हूं उसको मैं। बेटा हमारा सारा का सारा जो चैप्टर है ना वो इस बात के इर्द गिर्द ही रहेगा। ठीक है ना, इस पर वापस से आएंगे, सारी कहानी बेटा इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। लेकिन बेटा मुझे एक बार न्यूटन्स थर्ड लॉ और डिफाइन करना पड़ेगा, फिर अपने सवालों पे आते हैं बेटा, फिर बिल्कुल बोर नहीं करेंगे आपको। तो चलिए बेटा नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन। यहां पर जो एक्शन और रिएक्शन शब्द यूज किए गए बेटा ये फोर्स को लेकर किए गए। फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वलेंट अपोजिट फोर्स। थोड़ा मैं इसे ऐसे बोलूं, for every action there is equivalent opposite reaction. When I say action and reaction, I am talking about forces. When I say action or reaction, actually I am talking about forces. क्या अर्थ बेटा इस बात का मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए बेटा कि आपने किसी वॉल को इस तरह से पंच किया, अगर आपने किसी वॉल को इस तरह से पंच किया तो आप दीवार पर इस तरह से एक बहुत तगड़ा फोर्स लगा रहे हो। अगर आपने बेटा दीवार पर तगड़ा फोर्स लगाया है तो आपके हाथ पर भी दीवार ने उतना ही तगड़ा फोर्स लगाया है, और ये कांटेक्ट फोर्स है, इसलिए आप जानते हो कि आपने दीवार पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया है तो दीवार ने भी आप पर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया है। These forces will have same magnitude and opposite direction. आपने जो फोर्स लगाया वो अंदर की तरफ और दीवार ने आपके हाथ पर जो फोर्स लगाया बेटा वैसे वो बाहर की तरफ। These two forces are electromagnetic in nature. They are in opposite in direction and of course same in nature. When I say same in nature, I mean that both of them are electromagnetic in nature. ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मैं दूसरा एग्जांपल बड़ा ठीक है, मान लीजिए कि ना सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी रस्सी को ऊपर की तरफ 50 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहे हो। अगर आप किसी स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ 50 न्यूटन फोर्स से अगर पुल कर रहे हो तो रस्सी भी आपको नीचे की तरफ 50 न्यूटन फोर्स से पुल कर रही है। एंड ऑफ कोर्स अगेन कांस्टेंट फोर्स है तो बड़ा पक्की बात है कि ये वाला फोर्स बड़ा कैसा होगा। तो आप बोलोगे सर आपने रस्सी को खींचा है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो रस्सी भी आपको खींच रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रहेगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और दूं, एक बड़ा एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरा मास जो है वो 68 kg है, ठीक है, तो मुझे अर्थ पुल कर रही है अपनी तरफ, मैं आपको बता चुका हूं, मुझे अर्थ पुल कर रही है अंदर अपनी तरफ mg फोर्स से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा वेट कह सकते हैं। एंड जी की वैल्यू अगर मैं 10 लूँ तो इट मीन्स दैट मेरा वेट या फिर बेटा मुझ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बेटा उसकी वैल्यू है 618 न्यूटन। इट मीन्स दैट अर्थ मुझे पुल कर रही है नीचे की तरफ 680 न्यूटन से। इसका यह भी अर्थ है कि मैं भी पुल कर रहा हूं अर्थ को कितने फोर्स से, 680 न्यूटन। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। वो वाला फोर्स भी कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ने मुझे पुल किया ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो मैंने भी अर्थ को पुल किया है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मुझ पर फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थ पर पुल रखा है मेरे हिसाब से अगर देखो तो वर्टिकली अपवर्ड्स। बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड 680 न्यूटन। बोथ ऑफ देम आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये 680 न्यूटन मेरे पे लग रहा है, वो 680 न्यूटन अर्थ पे लग रहा है। मेरे लिए ये 680 न्यूटन का जो फोर्स है ये अच्छा खासा बड़ा फोर्स है क्योंकि मेरा इनर्शिया कम है। लेकिन अर्थ का इनर्शिया इतना ज्यादा है, उसका मास इतना ज्यादा है कि उस पर 680 न्यूटन के इस फोर्स का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आएगा।
मानते हैं कि मुझ पर जो फोर्स है और अर्थ पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक ही फोर्स जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग इंपैक्ट डाल सकती है। 680 न्यूटन मेरे लिए अच्छा खासा फोर्स है क्योंकि मेरा इनर्शिया कम है, लेकिन अर्थ का इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि इस 680 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसके लिए नेग्लिजिबल है कि नहीं। जैसे मान लो कि है ना तुम्हारी किसी खतरनाक सुमो पहलवान से लड़ाई हो गई, है ना, कोई सुमो पहलवान है उससे लड़ाई हो गई, तो लड़ाई हो गई तो वो पास में आया और तुमने खींच के बहुत जोर से उसके मुक्का मार दिया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो भी रिटेलिएट करेगा, है ना। तो फिर उसने मुक्का मारा और खींच के तुम्हारे पेट पे ऐसे जोर से तगड़ा सा 5000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ऑफ कोर्स वो 5000 का न्यूटन का फोर्स जब हमारे पेट पर लगा, सॉरी हमारे नहीं, तुम्हारे पेट पे लगा बेटा, उस टाइम पर पेट पर लगाया 5000 न्यूटन का फोर्स। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर वही फोर्स बेटा उसके हाथ पर भी लगाया 5000 न्यूटन का फोर्स। वो अलग बात है कि ये 5000 न्यूटन का जो फोर्स है ये हमारे उस स्टमक पर जो इंपैक्ट डालेगा, जो डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा बेटा, जो पेन क्रिएट करेगा वो अलग होगा, और उसके हाथ पर जो इफेक्ट आएगा वो अलग आएगा। वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का इनर्शिया कैसा है। हो सकता है कि उस सुमो पहलवान को बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े और ऑफ कोर्स हमारे हाथ को हमारे स्टमक को ज़्यादा फर्क पड़े, हमारी मोशन को ज़्यादा फर्क पड़े। तो एक ही फोर्स जो है बेटा वो अलग अलग बॉडीज पर अलग अलग इंपैक्ट ला सकता है, क्योंकि भले ही फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन आपके इनर्शियाज डिफरेंट है। अगर आपके इनर्शियाज डिफरेंट है तो सेम फोर्स जो है वहाँ पर अलग अलग तरीके से मोशन, डिफॉर्मेशन वगैरह वगैरह क्रिएट कर सकता है। सो आई वुड से दैट बेटा मेरे पास 2-4 खास बातें। पहली बात, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन। आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे ये एक्शन है ये रिएक्शन है, दोनों साइमल्टेनियसली होंगी। आप किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि ये एक्शन है ये रिएक्शन है, ऐसा नहीं बेटा। तो अगली बात, एक्शन रिएक्शन will occur simultaneously। अगली बात, एक्शन रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम है बेटा, डायरेक्शन में अपोजिट है। मैंने वो ऊपर ऊपर लिख दिया है, लेकिन दोनों का नेचर सेम होगा। एक्शन ग्रेविटेशनल तो रिएक्शन ग्रेविटेशनल, एक्शन अगर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप कह सकते हो कि एक्शन रिएक्शन विल बी ऑफ सेम नेचर, हमेशा बेटा सेम नेचर के होंगे। अगली बात, जो भी एक्शन रिएक्शन होंगे वो कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगेंगे, एक सिंगल बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं लगते, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। तो बेटा अगला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन will act on different bodies, will act on different bodies। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेटा ये वाली बात मैं आपको समझाता हूं, सुनिए बेटा। जैसे मान लीजिए कि बेटा ये अर्थ, ठीक है ना, और अर्थ की सरफेस पर ऐसे बेटा कोई m मास का ब्लॉक पड़ा है बेटा, बिल्कुल टच है, मैं हल्का सा दूर दिखा रहा हूं। इस m मास के ब्लॉक को अर्थ अपने कोर की तरफ, अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी, और जिस फोर्स से पुल करेगी बेटा उसको हम वेट कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं बेटा, दैट फोर्स इज mg। उसके कारण बेटा जैसे ये m मास का ब्लॉक अंदर आना चाहेगा तो जो सरफेस होगी ना बेटा, जो ग्राउंड है वो इसको पुश करेगा, धक्का देगा। इस तरह के धक्के को बेटा हम पहले नाम निकाल चुके हैं बेटा, क्या? नॉर्मल। दिस नॉर्मल एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। नॉर्मल आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, mg ऑफ कोर्स बेटा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दोनों सेम नेचर के तो नहीं है। अरे नॉर्मल और mg दोनों के दोनों बेटा उस ब्लॉक पर लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो बेटा ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो सर इनकी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाओ ना। बेटा बनाता हूं। अगर ये अर्थ है और बेटा ये ब्लॉक है जो अर्थ को टच कर रहा है, बस मैं दिखाने के लिए हल्का सा दूर दिखा रहा हूं बेटा। तो ये अर्थ अगर इस m मास के ब्लॉक को अपनी तरफ mg से अगर खींचेगी तो ये ब्लॉक भी इस अर्थ को mg से अपनी तरफ खींचेगा। ले बेटा अर्थ पर भी फोर्स लगेगा ऐसे mg। फेयर इनफ।
इसी तरह से इस mg के कारण ये जो ब्लॉक होगा ये अंदर आना चाहेगा तो सरफेस धक्का देगी, जो धक्का देगी बेटा उसको मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्मल। अगर सरफेस ने ब्लॉक को धक्का दिया है एन ऐसे, तो ब्लॉक भी सरफेस को धक्का देगी एन ऐसे। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। दिस इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक, दिस इज एक्टिंग ऑन अर्थ सरफेस, ऐसे बोलना चाहो। बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दिस mg and this mg, both of them are again action reaction pair. The reason is this is your gravitational force, this is your gravitational force, both of them are having same magnitude, opposite direction, and they are acting on different bodies, and of course they are gravitational forces. तो ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन नॉर्मली आएगा, mg का एक्शन रिएक्शन mg आएगा। So for every action there is equal and opposite reaction. You just have to remember other two things कि बेटा दोनों का नेचर सेम होगा और वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगी, सेम बॉडीज पर एक्ट नहीं करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को अगर मैं किसी डायग्राम से दिखा पा रहा हूं तो दैट डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट वंस अगेन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे के सारे फोर्सेस को दिखाने वाला जो डायग्राम है, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट एंटायर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। हमारे किसी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सवाल को करने के लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा पाए उससे पहले में एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए किस किस तरफ फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस किस किस तरफ से कितने कितने लग रहे हैं। उसके लिए मैं एक हल्का फुल्का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा और उसके लिए हमें हर पार्टिकल पर, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। जिस डायग्राम से आप बेटा उन सारे के सारे फोर्सेस को दिखाओगे दैट डायग्राम विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम, या फिर बेटा जी FBD। फिर है ना, कैसे बेटा FBD बनाते हैं, चलिए बेटा देखते हैं। आसान आसान सवालों से शुरुआत करते हैं बेटा, फिर देखते हैं कि ना किस किस तरह से FBDs बनाएंगे। चैप्टर के आखिर तक बेटा हमारे FBDs काम आएंगे, लेकिन कोशिश अपन लोग ये करते हैं कि जितने भी FBDs बेटा पूरे चैप्टर में आने वाली हैं वो हम सारे के सारे एक बार बना ही लें। सवाल तो बाद में होते रहेंगे, अपन तो सिर्फ FBDs बना रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे बेटा मैंने क्या किया कि ग्राउंड पर, सरफेस पर एक m मास का ब्लॉक रख दिया और मैंने कहा कि बेटा जरा इस m मास के ब्लॉक की FBD बना। तो आप बोलोगे सर इस m मास के ब्लॉक को सबसे पहले अर्थ जो है वो नीचे की तरफ पुल कर रही है। अर्थ जिस फोर्स से पुल कर रही है वी नो दैट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा दैट इज mg। उसके कारण ये जो ब्लॉक है ये आना चाहेगा नीचे, उसके कारण नीचे वाले सरफेस को पुश करेगा नीचे की तरफ बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। अर्थ इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ बाय सम नॉर्मल फोर्स दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नीचे वाले जो सरफेस है बेटा ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगाएगी। ये नीचे वाले सरफेस ने ऊपर की तरफ बेटा क्या लगाया, नॉर्मल। अगर मैं ग्राउंड की FBD बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि जो नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पर ऊपर लगाए बेटा वही नॉर्मल फोर्स बेटा ग्राउंड पर नीचे लगाए। नॉर्मल फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स इसलिए पड़ा है क्योंकि बेटा वो हमारी कॉमन सरफेस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। बेटा दिस इज FBD, दिस इज FBD ऑफ ब्लॉक, बेटा दिस इज FBD ऑफ द ग्राउंड सरफेस। फिर है ना, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अगला डायग्राम देखना बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि ये ग्राउंड, ये बेटा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल बेटा आपके पास थीटा और इस m मास के ब्लॉक को बेटा अपन ने यहां रखा हुआ है, ठीक है। m मास का ब्लॉक है, कोई फ्रिक्शन रिक्शन नहीं है बेटा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। फ्रिक्शन तो हम बेटा इस चैप्टर में एक बार के लिए कंसिडर करेंगे ही नहीं, है ना। अपन बेटा फ्रिक्शन को एक बार के लिए तो अवॉइड ही करेंगे। तो मैं आपसे पूछ बेटा बताना जरा इस m मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक बार जरा दिखाना। तो आप बोलोगे कि सर ये रही कॉमन सरफेस, ये m मास का ब्लॉक, इस m मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है। अर्थ हमेशा पुल करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
तो अर्थ बेटा पुल करेगी ऐसे किसी न किसी फोर्स mg से। फिर क्या होगा बेटा, जब पुल करेगी तो ब्लॉक आना चाहेगा ऐसे, तो बड़ा जो ब्लॉक है वो सरफेस को पुश करेगा, तो सरफेस ब्लॉक को पुश करेगी। सरफेस ब्लॉक को और ब्लॉक सरफेस को जब पुश करते हैं बेटा, दैट फोर्स इज योर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स पड़ा ही इसलिए है क्योंकि बेटा ये हमेशा कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लॉक होगा इस इंक्लाइंड प्लेन को पुश करेगा ऐसे, तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर जो नीचे वाली सरफेस है बड़ा वो ब्लॉक को पुश करेगी ऐसे। दिस इज द नॉर्मल फोर्स बेटा, दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड ऑफ कोर्स बेटा दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90। बेटा ये जो अपना एंगल है ये अपना 90 डिग्री है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, आगे चलना बेटा, मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। ऐसे बेटा छोटे छोटे डायग्राम में कोई बहुत बड़ा इतना टास्क है नहीं बेटा। मान लीजिए कि ये बड़ा कोई वर्टिकल वॉल, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये एंगल आपका थीटा, इन दोनों के बीच में बड़ा ऐसे कोई बॉल है बेटा, m मास की बड़ा बॉल है और उसका सेंटर बड़ा यहां कहीं है C। ये इस इंक्लाइंड वॉल और बड़ा जी इस वर्टिकल वॉल के बीच में फंसी हुई है। कौन से फोर्सेस लगेंगे बड़ा, देखते हैं कौन से फोर्सेस लगेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ा बॉल की FBD बनानी है। अभी बनाते हैं। ये जो बॉल है इसको अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। अर्थ जिस फोर्स से बड़ा पुल कर रही है उसको आप कह सकते हो कि सर दैट इज द वेट ऑफ द बॉल बड़ा, दैट इज mg। अर्थ का दो सरफेसेस से कांटेक्ट है, वर्टिकल वॉल से और बड़ा इंक्लाइंड प्लेन से। नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स कभी भी पुल नहीं करता, हमेशा पुश करता है। तो ये जो सरफेस है बड़ा ये भी पुश करेगी, ये जो सरफेस है बड़ा ये भी पुश करेगी बेटा। दिस इज योर नॉर्मल फोर्स N1। बड़ा ये वर्टिकल वॉल है तो ये नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल आएगा। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है बड़ा ये भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे। बड़ा मैंने उसका नाम निकाल दिया एक बार के लिए N2। ये N2 किसने लगाया है बड़ा, ये N2 लगाया है इस इंक्लाइंड वॉल ने। ठीक है ना, कभी भी पुल नहीं करेगा, हमेशा पुश करेगा। तो ये वाली दीवार पुश करेगी ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन बड़ा पुश करेगा ऐसे। सर ये सारे के सारे फोर्सेस आपने इस बॉल के, स्फेरिकल बॉल के सेंटर से गुजरते हुए क्यों दिखाए हैं? क्योंकि बेटा जब भी नॉर्मल जो होता है वो हमेशा स्फीयर के सेंटर के, सो बेटा स्फीयर या सर्कल के सेंटर से गुजरते हैं। तो बेटा ठीक है, बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है, याद रख सकते हो। एक छोटी सी बात और जो बेटा हमारे बार बार आगे जाकर काम आएगी, वो सुनना बेटा, वो सुनना। मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी बेटा ऐसे, और मैंने यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन खींच दी, और बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सुनना बेटा, ये वाला एंगल थीटा, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर होना चाहिए 90 माइनस थीटा। फेयर इनफ। अगली बात, नॉर्मल फोर्स जो होगा वो सरफेस के साथ कुल एंगल 90 बनाएगा, और अगर बेटा वो नेट एंगल 90 बनाएगा, सुनना इस बात को, सरफेस और नॉर्मल हमेशा बेटा नेट एंगल ये वाला कितना बनाएंगे 90। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो बेटा जी दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाला नॉर्मल यू है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। अगली बार आपको इतनी ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ इतना सा याद रखना कि अगर इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर है, तो उस इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अपने निकाला है, लेकिन अपन आगे के लिए याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर है, तो उसका जो नॉर्मल होगा वो वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 पे है, तो उसका नॉर्मल बेटा वर्टिकल से भी एंगल कितना बनाएगा, 30। सिंपल सिंपल सी बात। समझ गए बेटा इस बात को? चलो बेटा इस बात को तुम कितना यूज कर पाते हो अभी एक डायग्राम से देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं।
कि मेरे बच्चे इस बात को कितना समझें बेटा, ये डायग्राम नंबर 4, ये बेटा आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल अल्फा, ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन, इसका बेटा एंगल बीटा, और इन दोनों इंक्लाइन प्लेन्स के बीच में बेटा इस तरह से एक बॉल फंसी हुई है जिसका सेंटर है सी, मास है मेरे बच्चे एम, सारी सरफेसेस बड़ा स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं बेटा, इस चैप्टर में फ्रिक्शन बेटा है ही नहीं, फ्रिक्शन बड़ा अलग से चैप्टर आएगा तब उसमें आ जाएगा, ठीक है। आपको बेटा फिर से पूछ रहा हूं बेटा, बताना जरा कौन से फोर्सेस हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल कर रही है। हाँ बेटा बिल्कुल कर रही है पुल, और वो पुल कर रही है बेटा किसी न किसी फोर्स नीचे की तरफ बेटा, कितना mg। इसका दो इंक्लाइंड सरफेसेस से कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स पुल करता है या पुश करता है? आप बोलो सर ऑफ कोर्स पुश करता है। तो ये वाला इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक को बड़ा करेगा पुश, और पुश विल बी लाइक दिस। इसका नॉर्मल फोर्स बड़ा लेट से आ गया है n2, और मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला एंगल आएगा आपका 90। बड़ा मैं ज़्यादा इस बार ज्योमेट्री लगाने के मूड में नहीं हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा, तो इस नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी बड़ा कितना एंगल आएगा? बीटा। अगेन अगली बात, ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन होगा बेटा वो भी इस बॉल को पुश करेगा, और बेटा नॉर्मल फोर्स हमेशा कहां से गुजरता है? स्फीयर के सेंटर से। तो आप बोलोगे सर ऐसे पुश करेगा किसी फोर्स n1 से, और इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर अल्फा है तो इस नॉर्मल का बेटा वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल होगा? अल्फा। ऐसा नहीं कि बेटा आपने डायरेक्ट बोल दिया और आपने मान लिया, बेटा हमने ये सारी की सारी बातें बेटा बिल्कुल ज्योमेट्रिकली प्रूव किया। हाँ हमने याद कर ली, इस बेटा हम बार बार करने के मूड में नहीं है, हम तो तैयार बैठे हैं कि हम तो इसको ऐसे लिखेंगे यार, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा। एक बात और, कई बुक्स में बेटा इस बॉल को है ना ऐसे पॉइंट से भी दिखा देते हैं। FBD के अंदर है ना पूरी बॉल नहीं दिखाते, सिर्फ पॉइंट दिखा देते हैं, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटा कौन से फोर्सेस हैं? तो मेरे बच्चे बोले सर नीचे की तरफ तो mg, n1 लग रहा है ऐसे, अगर ये लाइन आपके पास वर्टिकल है तो n1 लग रहा है ऐसे, ये एंगल अल्फा, n2 लग रहा है ऐसे, और ये एंगल बीटा। आप बेटा पूरी बॉल को बनाना ना चाहो, सिर्फ और सिर्फ ऐसे किसी पॉइंट से दिखाना चाहो, थोड़ा इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा देखना क्या सिचुएशन दे रहा हूं आपके पास। बेटा ये छत सीलिंग, इसके साथ बेटा ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, और मैंने एक m मास का ब्लॉक टांग रखा है। इस m मास के ब्लॉक की FBD बनाओ। तो आप बोलोगे सर ये m मास का जो ब्लॉक है ना, इसको अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। प्यारे बच्चे कितने फोर्स से? mg से। अगर बेटा ये mg से नीचे तरफ पुल कर रही है तो ये m मास का ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे। बेटा जैसे ये जाना चाहेगा नीचे, रस्सी तन जाएगी, रस्सी तनते बेटा इस m मास के ब्लॉक को खींचेगी ऊपर की तरफ। जिस फोर्स से खींचेगी उसको हम पहले से नाम निकाल चुके, आपको शायद याद होगा बेटा, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ऊपर की तरफ बेटा क्या जाएगा? टेंशन। ये आपकी रस्सी का पुल है। क्या है बेटा? रस्सी का पुल। रस्सी जो है बेटा वो m मास के ब्लॉक को पुल कर रही है। कोई बच्चा मुझे कहता है सर रस्सी की FBD बनाओ। बनाता हूं बेटा, बनाता हूं। अगर किसी ने कहा कि सर रस्सी की FBD बनाओ, तो बेटा ये रही रस्सी। अगर, अब सुन बेटा इस बात को, अगर रस्सी ने m मास के ब्लॉक को T फोर्स से ऊपर खींचा है तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ब्लॉक जो है वो रस्सी को T फोर्स से नीचे खींचेगा। तो बेटा ब्लॉक ने इस पॉइंट को बेटा T फोर्स से खींचा है नीचे की तरफ। इस फोर्स के कारण सारी की सारी रस्सी की टेंडेंसी है नीचे आने की, लेकिन उसे कोई आने नहीं देगा। कौन नहीं आने देगा? ये सीलिंग नहीं आने देगी। जैसे रस्सी तन के सीलिंग खींच लेगी ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले पॉइंट पर सीलिंग इसको जिस फोर्स से खींच रही है बेटा, उस फोर्स को मैं एक बार के लिए बोलता हूं T डैश, या ऐसे बोलता हूं इट इज टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट।
टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर बेटा मान लो कि इस रस्सी का मास है m डैश, बेटा मान लो कि रस्सी का मास है m डैश, तो बेटा इस रस्सी पर एक फोर्स और लगेगा। बेटा कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? m डैश जी। इतनी बड़ी रस्सी है इसलिए बेटा मैंने जानबूझ के उस पर जो m डैश जी वो कहाँ लगता हुआ दिखा दिया, उसके सेंटर पे। मैं एक बात अभी बोल देता हूँ, बाद में बेटा प्रूव भी कर दूंगा, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन में कर नहीं रहे हैं अपन, तो एक बार सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बनाना सीख रहे हैं, कैलकुलेशन तो बात की बात है। अगर आपका m डैश 0 हुआ, अगर आपका m डैश 0 हुआ, इसका मतलब बेटा अगर मासलेस स्ट्रिंग हुई तो उस केस में t की वैल्यू और t डैश की वैल्यू बराबर होगी, तो t डैश विल बी इक्वल टू t, या फिर ऐसा कह सकूंगा कि मासलेस स्ट्रिंग के अंदर हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी, हर जगह बेटा टेंशन बराबर होगी। आई होप यू गेट द पॉइंट, इतना आप याद रख पाओगे। फेयर एनफ, आगे चलते हैं बेटा। अगर टेंशन बराबर, अगर बेटा मान लो कि मास हुआ बेटा, फिर टेंशन बराबर नहीं, बेटा फिर टी और टी डैश लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन को। तो कैलकुलेशन में बात की बात, हम अभी तो बड़ा सिर्फ क्या सीख रहे हैं, एफबीडी बनाना सीख रहे हैं, पहले एफबीडी बना लें फिर बड़ा कैलकुलेशन भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे बन। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, मतलब डायग्राम नंबर 6 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ना। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज 6th। बेटा आपके पास ऐसी कहानी है कि ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड, ये एंगल थीटा, ये एम मास का ब्लॉक, ये बड़ा रस्सी, मैंने इसको यहां से बांध रखा है। बस ये मासलेस स्ट्रिंग है बेटा, बांध रखा है। अब बताओ बेटा एम मास के ब्लॉक पर कौन सा फोर्स है? सबसे पहले एम मास के ब्लॉक पर बेटा नीचे की तरफ लगेगा mg। फिर ना इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, कंपोनेंट जानना चाहो जान सकते हो, ना जानो बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनना बेटा, mg बेटा ऐसे है, ये बेटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक लाइन, ये बेटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन। अब सुनना बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल बेटा आपके पास 90 माइनस थीटा। क्यों? इसी लाइन को आगे खींच लो, ये वाला एंगल बेटा कितना होगा 90, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। फेयर एनफ। सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 होता है, ये अगर 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा थीटा। अगर ये थीटा आएगा तो मेरे बच्चे जानते हैं कि mg के दो कंपोनेंट आएंगे। mg का कंपोनेंट जो थीटा की तरफ आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और mg का वो कंपोनेंट जो बेटा उसके परपेंडिकुलर आएगा बेटा वो आएगा mg का sin थीटा। अब होगा क्या कि इस mg cos थीटा के कारण ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसकी टेंडेंसी इधर आने की है, ऐसे ऐसे, और ये इस इंक्लाइन प्लेन को पुश कर रहा है यूं, तो तुम जानते हो कि इंक्लाइन प्लेन भी इसको पुश करेगा यूं, और इंक्लाइन प्लेन जिस फोर्स से पुश करेगा बेटा उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो आप बोलोगे सर ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ये ऐसे एक नॉर्मल लगाएगा यूं, सर ऐसे एक नॉर्मल लगाएगा यूं, एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90। यही नहीं, इस mg sin थीटा के कारण ये जो ब्लॉक है ये नीचे आना चाहेगा। जैसे बेटा ये नीचे आना चाहेगा, ये रस्सी तन जाएगी बेटा, जैसे ये रस्सी तन जाएगी इसमें थोड़ा सा बड़ा टेंशन आ जाएगी, और ये रस्सी इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी, और रस्सी जिस फोर्स से बेटा इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, टेंशन। अरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन। अगर आप चाहो तो बेटा इस ब्लॉक को एज ए पॉइंट भी दिखा सकते, एज ए पॉइंट भी दिखा सकते। कौन से फोर्स? सबसे पहले नीचे की तरफ mg, लग तो mg रहा है, ये mg cos और mg sin, तो इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। और कौन से फोर्स देखना बेटा, और कौन से फोर्स? नॉर्मल लग रहा है ऐसे, नॉर्मल लग रहा है ऐसे, टेंशन लग रही है ऐसे। बहुत आसान है एंगल वेंगल निकालना।
नॉर्मल ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया होगा? आप बोलोगे सर इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो नॉर्मल ने वर्टिकल के साथ भी एंगल बनाया है थीटा, तो ये वाला एंगल आएगा आपका थीटा। इसी तरह से टेंशन लग रही है यूं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, तो इस टेंशन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है? आप बोलोगे ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा, तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। तो अगर आपको ये वाला डायग्राम पसंद नहीं है, बेटा मैंने ये वाला डायग्राम बना दिया है। इक्वेशन बाद में बनाना सीख जाएंगे, लेकिन बेटा तुम समझ गए कि हमारा काम बेटा बड़े आराम से इनसे चल जाएगा, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक और बेटा छोटा सा काम और, फिर बेटा हमारा काम बन जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, मैं डायग्राम बना दूं 7th। बेटा और भी इक्के दुक्के डायग्राम आएंगे, लेकिन मोस्टली बेटा अपन ने जो बनाया है ना, उन्हीं की मॉडिफिकेशन से अपना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा मैंने एक पुल्ली लिया ऐसे, पुल्ली मतलब बेटा ऐसे एक स्मूथ सिलेंडर टाइप है, ठीक है, उसका कुछ नहीं है, और इसको बीचों बीच से हिंज कर दिया। इसको बीचों बीच से मैंने हिंज कर दिया। बेटा हिंज मतलब कील ठोक दी। इसके ऊपर एक रस्सी इस तरह से रैप्ड है, बड़ा मासलेस स्ट्रिंग है और ऐसे रैप्ड है, मासलेस स्ट्रिंग। बड़ा मासलेस मतलब बिल्कुल हल्की, मान लो बड़ा एक तरह से प्रैक्टिकली अगर कहूं तो बिल्कुल हल्की। और इस M1 मास के ब्लॉक है, यहां बड़ा हमने इस पर M2 मास का ब्लॉक लगा रखा है। ठीक है ना, ये जो पुल्ली है बड़ा ये टोटली स्मूथ है, इसका खुद का जो मास है बड़ा वो कैपिटल M है। मैं चाहता हूं कि आप M1 मास की FBD बनाओ, M2 मास की FBD बनाओ और साथ ही साथ पुल्ली की बनाओ। M1 M2 बेटा बहुत आसान है, उसे निपटाते हैं। M1 मास के ब्लॉक पर सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से बेटा? M1G से। उसके कारण बेटा ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, रस्सी तन जाएगी, रस्सी तनते बेटा खींचेगी, जिस फोर्स से खींचेगी उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंशन। तो आप बोलोगे सर रस्सी किसी न किसी फोर्स से खींचेगी, उस फोर्स को लेट्स बेटा हम क्या बोल देते हैं? टेंशन। जैसे ही इस पॉइंट पर टेंशन आ गई, सारी रस्सी में टेंशन आ गई है। और अगर रस्सी मास लेस है तो आप बोलोगे सर जितनी टेंशन यहां उतनी ही टेंशन यहां। वो तो बेटा मैंने दिखा दी, बल्कि हर जगह टेंशन टी 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 है। बस इतना सा फर्क है कि ये रस्सी में जैसे टेंशन टी आ गई, रस्सी M1 मास के ब्लॉक को खींचेगी ऊपर की तरफ और पुल्ली को खींचेगी नीचे की तरफ, क्योंकि रस्सी का तो काम ही खींचना है, M1 मास के ब्लॉक को ऊपर और पुल्ली को नीचे। अगर ये पुल्ली स्मूथ है, जो कि हमारे इस चैप्टर में होगा ही होगा, तो अगर यहां टेंशन टी तो बड़ा सेम रस्सी है, यहां भी टेंशन टी, और रस्सी का तो सिर्फ और सिर्फ एक काम है बेटा, क्या काम है? खींचना। तो ये रस्सी बेटा अगेन इस कैपिटल M मास के पुल्ली को खींच रही है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ टेंशन टी, 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 यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ अगर टेंशन टी तो रस्सी का काम है खींचना। बेटा कितने फोर्स से खींच रही है रस्सी? टी फोर्स से। और बेटा ऊपर की तरफ रस्सी में टेंशन टी। इस M2 मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से बेटा? M2G फोर्स। बेटा मैंने M1 मास और M2 मास की FBDs तो बना दी है, काश हम उस पुल्ली की FBD भी बना पाए। वो जो बेटा पुल्ली बना रखा है ना कैपिटल M मास का, काश हम उसकी FBD बना पाए। तुमको सर काफी सारा काम तो हो गया, छोटा सा काम बचा है। हाँ बेटा बनाते। ये पुल्ली, इतना बड़ा पुल्ली बेटा, उसको अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से? आप बोलोगे कैपिटल MG फोर्स से। बेटा एक कैपिटल MG कहाँ लगता मालूम? तो आप बोलो सर ऑफ कोर्स इतना बड़ा पुल्ली है तो एक ही चारा बचता है कि सर सेंटर से लगता, मान लो मैंने सेंटर से लगता मान लिया। रस्सी इस पर लिपटी हुई है, रस्सी खींच रही है नीचे की तरफ टी से, रस्सी लिपटी हुई है, रस्सी खींच रही है नीचे की तरफ टी से। तो बेटा रस्सी यहां से खींच रही है टी से, और बेटा रस्सी यहां भी खींच रही है टी से। इस फोर्स और इस फोर्स, तीनों ही फोर्सेस के कारण ये जो पुल्ली है इसकी टेंडेंसी है, इसकी कोशिश है नीचे जाने की, लेकिन तुम जाने नहीं दोगे इसको। तुम कहोगे सर मैंने तो इसको हिंज कर रखा था ना सर। हाँ बेटा कर रखा था। तो इन सारे के सारे फोर्सेस के कारण ये जैसे बेटा जाना चाहेगा नीचे, तो हिंज जो है बेटा वो फोर्स लगा देगी ऊपर। भाई हिंज का तो काम ही ये है कि किसी तरीके से इस ब्लॉक को जाने ना दे।
तो हिंज जो होगी बेटा वो इस पुल्ली को ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाएगी और ऊपर की तरफ हिंज का कोई ना कोई फोर्स आएगा। हम आगे जाकर जब कैलकुलेशन करेंगे तब इस बात को सीख लेंगे कि हिंज फोर्स की जो वैल्यू होगी वो दिस प्लस दिस प्लस दिस होगी, क्योंकि हमारा पुल्ली कहीं नहीं जा रहा तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स होना चाहिए। तो हमारा जो हिंज फोर्स है उसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो कैपिटल mg प्लस 2t के बराबर है। ये बेटा हमारा हिंज फोर्स। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सा काम था, लेकिन आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि सवाल ये नहीं आएगा कि बताओ FBD कौन सी सही है कौन सी गलत है। FBD तो प्रीरिक्विजिट है कोई भी आगे का सवाल करने के लिए। तो हमारे जो भी आगे के सवाल आएंगे उसमें FBD में बनानी पड़ेगी यार, बना लेंगे अपन। तो FBD का बनानी आती है तो सवाल का आधा पार्ट थोड़ा वैसे हो गया, फिर तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ लगाना बचा है। बड़ा भी सीखते हैं उसको। आई होप बेटा तुम लोग ये तो सीख गए होंगे। बड़ा उस बात में देखते हैं आगे चलते।